brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कहानी एनसीआर की है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन की। अब मैं दिल्ली क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है दिल्ली के इर्द गिर्द की है, दिल्ली की नहीं है। तो मामला फरवरी महीने का है। एक फैमिली रहती है गाज़ियाबाद में, जो बिल्कुल दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का शहर है, ज़िला है। और एक परिवार रहता है गुरुग्राम हरियाणा में, जो बिल्कुल दिल्ली के दूसरे छोर पर है। और इन दोनों परिवारों के बीच में कोई कॉमन कनेक्शन होता है और दोनों परिवारों के लोग अपने अपने बच्चों की शादी करवाने की प्लानिंग करते हैं। तो गुरुग्राम में जो परिवार रहता है वो लड़के वालों का है, और गाज़ियाबाद में जो परिवार रहता है वो लड़की वालों का है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है, सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट रहता है और शादी की तारीख तय हो जाती है। इसके बाद फरवरी महीने में ही लड़का लड़की दोनों की शादी हो जाती है। दोनों पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो एक ही प्रोफेशन के हैं। लड़की जो है गाज़ियाबाद की रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन शादी के बाद वो गुरुग्राम में अपने पति के साथ रहती है, और पति तो गुरुग्राम का ही रहने वाला है। तो दोनों गुरुग्राम के ही एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, और ज़िंदगी जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट जो है वो ओवरनाइट नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आता है। होता ये है कि ये जो लड़की है वो अपने पति से दूरी बनाने लगती है। हस्बैंड थोड़ा कंफ्यूज रहता है, उसे समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि शायद कोई मूड स्विंग वगैरह की बात हो, या मतलब वो एज्यूम करता है, सोचता है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। और ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहता है दूरी बनाने का। दूरी बनाने का मतलब, अगर मैं सीधे सीधे आपसे कहूं तो उसका मतलब ये है कि लड़की जो है वो फिज़िकल रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनाना चाहती है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड है उसे हैरानी होती है, और वो सोचता रहता है कि भाई पता नहीं क्या बात है। और इसी कश्मकश में, इसी उधेड़बुन में वो एक फ़ैसला करता है। ऐसे तो उसने अपनी वाइफ को भी सफिशिएंट प्राइवेसी दे रखी थी, लेकिन जब उसने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं आ रही है, जिस तरह का नॉर्मल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच होना चाहिए वैसा नहीं है, तो फिर उसने चोरी से अपनी पत्नी के मोबाइल फ़ोन को स्कैन करने का, देखने का फ़ैसला किया। और ये मौका उसे मिलता है। वाइफ का मोबाइल फ़ोन जो है वो चेक करता है, और जब चेक करता है तो चेक करने के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी वाइफ उससे दूरी क्यों बना रही है। मोबाइल फ़ोन में वो देखता है कि उसकी वाइफ की एक लड़के से बड़ी लंबी और तरह तरह की बातें जो है वो हो रही हैं, और वो दोनों रोज़ चैट किया करते हैं। सारी चीज़ें जो है एविडेंस के तौर पर उसके सामने मौजूद हैं, आंखों के सामने हैं। वो सोच में पड़ जाता है क्या करे। वो कुछ दिनों तक और जो है इस सीक्रेट को एक्सप्लोर करने का फ़ैसला करता है, और उसके अलग अलग प्रोफाइल में जाकर ये देखता है, चेक करता है कि कहाँ कहाँ किस किस से बातचीत हो रही है। तो इस सारी एक्सरसाइज में उसे जो चीज़ पता चलती है वो यही पता चलती है कि लड़की जो है लगातार एक ही लड़के से बात कर रही है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी उनकी बातचीत होती है। लेकिन इसी के साथ जो लड़की का शॉपिंग वेबसाइट एक है अमेज़ॉन, आप सब जानते हैं, उसका जो अकाउंट है, जब ये हस्बैंड उसको एक्सप्लोर करता है, चेक करता है, तो उसमें देखता है कि उस शॉपिंग वेबसाइट से ये लड़की ऑनलाइन कुछ पैकेट्स कॉन्डोम के खरीदी है। और इसके साथ ही वो ये भी देखता है कि एक हैमर यानी हथौड़ा भी उसकी वाइफ ने, लड़की ने ख़रीदा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो सोच में पड़ जाता है। कॉन्डोम का पैकेट तो ऑब्वियस है, उसे समझ में आ जाता है कि भाई अगर कोई बॉयफ्रेंड है, किसी से बात हो रही है, चैट हो रही है, तो जाहिर है प्रिकॉशन के लिए उसकी वाइफ ने ख़रीदा है। लेकिन हैमर ख़रीदने के पीछे वजह क्या हो सकती है, और वो भी ऑनलाइन। उसने इससे पहले कई इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के क्राइम की स्टोरीज़ देखे, सुने, जिसमें उसने ये नोटिस किया कि कोई भी आदमी जब सीक्रेटली किसी को एलिमिनेट करने, किसी की जान लेने, हत्या करने की प्लानिंग करता है, तो ऑफलाइन यानी किसी दुकान में जाकर कोई हथियार खरीदने की जगह वो ऑनलाइन ख़रीदता है, क्योंकि ऑनलाइन ख़रीदने से आमतौर पर उसको डिटेक्ट कर पाना और मतलब तुरंत पकड़ पाना मुश्किल होता है, ऐसा लोग सोचते हैं।
हालांकि ये थॉट प्रोसेस भी गलत है, ऑनलाइन खरीदने पर और ज़्यादा पकड़े जाने की गुंजाइश होती है। तो ये बात तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो प्रोबेबल क्रिमिनल हैं या सोचते हैं कि क्राइम करके बच जाएंगे। तो खैर, अब हस्बैंड को ये शक होने लगता है कि उसकी पत्नी जो है न सिर्फ किसी और के साथ रिलेशन में है, बल्कि वो उसे एलिमिनेट करने यानी मर्डर की भी प्लानिंग कर रही है। ये बात देखकर और ये बात रिट्रीव करके, जान करके वो सोच में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है, और इसके बाद वो तय करता है कि ये तो अपने लेवल की जासूसी हो गई, किसी दिन मुझे अपनी वाइफ को बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ना होगा और ये काम जो है मैं नौकरी करते हुए, जासूसी करते हुए नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी की मदद लेता है। उस सीक्रेट सर्विस एजेंसी का नाम है तियानजू इन्वेस्टिगेटिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जासूसी कंपनी है, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, और इनसे वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बात करता है। अच्छा, यहाँ एक ख़ास बात है, चूँकि मामला लड़की का है और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह का रिवाज चला आ रहा है और चलता है, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने और जहाँ जहाँ भी ये न्यूज़ है उसमें लड़की का नाम उन लोगों ने पब्लिश करने से अवॉइड किया है। तो जब लड़की का नाम अवॉइड किया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं लड़के का नाम भी क्यों बताऊं। इसीलिए आज की इस कहानी में, इस वाक़े में, मैं दोनों में से किसी का भी नाम आपको नहीं बताऊंगा। तो खैर, आइए, तियानजू इन्वेस्टिगेटिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से हस्बैंड बात करता है और ये कहता है कि उसकी वाइफ के इस तरह से किसी के साथ अफेयर है और वो जो है उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ इसमें आप मदद कीजिए। डिटेक्टिव सर्विस के लोग जो हैं वो इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर बड़ी खामोशी से उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेडी का पीछा करने लगते हैं, चाहे वो इंटरनेट की दुनिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिसे कहते हैं उसका पीछा करने की बात कहें, या फिर फिज़िकली भी करने की बात करें। तो जासूस जो है लड़की के पीछे लग जाते हैं और पीछे लगने पर जासूसों को एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन अपनी तफ्तीश के क्रम में उन्हें पता चलती है, मिलती है। ये जानकारी उन्हें मिलती है 30 सितंबर को। 30 सितंबर इसी साल की बात कर रहा हूँ, 30 सितंबर 2025। होता यह है कि जासूसों को ये पता चलता है कि ये जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में जा रही है टाइम स्पेंड करने के लिए। अब चूंकि उस लड़की को रंगे हाथों पकड़ना है, तो अगर उसके पति को जासूस ये बता दें कि हरिद्वार में वो जा रही हैं या जा सकती है, क्योंकि जासूसों को भी 100% तो नहीं पता कि हरिद्वार में जा रही है तो कहाँ रुकेगी, क्या करेगी, नेक्स्ट मूव क्या होगा। वो सेंस करते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पीछा करने की प्लानिंग करते हैं, और इसी बीच वो हस्बैंड को अलर्ट कर देते हैं कि आप अब तैयार हो जाइए, अब आपकी पत्नी को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे और आपको हम जैसा जैसा बताते जाए आपको वैसा वैसा करना होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर मान लीजिए जासूस पीछा करते हुए हरिद्वार पहुँच जाते, होटल में पहुँच जाते और फिर वहाँ से फ़ोन करते, तो जाहिर सी बात है हस्बैंड इतनी जल्दी गुरुग्राम से हरिद्वार तो नहीं पहुँच पाता, और हो सकता है कि जब तक हस्बैंड पहुँचता तब तक वो कैच मिस हो जाता। तो इसीलिए जासूसों ने हस्बैंड को अलर्ट कर दिया और कहा कि जैसा जैसा हम आपको बताते जाए आप वैसा वैसा करते जाइए। तो हस्बैंड जो है वो पूरी तरह से तैयार हुआ, गाड़ी के साथ रेडी था, और उसके बाद उसको जासूसों ने गाइड करना शुरू किया। जासूस ऑलरेडी इस कपल का, यानी प्रेमी जोड़े का पीछा कर रहे थे, उसकी वाइफ का और उसके बॉयफ्रेंड का। ये दोनों नेशनल कैपिटल रीजन से निकलते हैं और निकलने के बाद उत्तराखंड के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, चल पड़ते हैं। जासूसों की टीम जो है उनके पीछे पीछे चलती है, बिल्कुल उन पर निगाह रखती है कि ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जहाँ वो रुकते हैं चाय वाय के लिए, ये भी रुक जाते हैं किसी और बहाने से चाय वाय पीने के लिए। और इनकी लगातार जो है उस लड़की के पति से, उस महिला के पति से बातचीत होती रहती है और उसको भी वो बताते रहते हैं कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहो आप, जैसा जैसा हम बताएंगे आप वैसे वैसे करते जाना। फाइनली जासूस जो है वो पीछा करते करते इस महिला और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो पहुंचते हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में एक जगह है तपोवन। इसी तपोवन के एक होटल में वो लड़का लड़की दोनों चेक इन करते हैं। अब जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं वो कंफर्म हो जाते हैं कि दोनों होटल में चेक इन कर चुके हैं। अब उसके पति को एग्जैक्ट लोकेशन पर बुलाया जाता है और लोकेशन पर बुलाने के बाद वो
बताते हैं कि भाई ये होटल है और इसी होटल के किसी खास कमरे में वो दोनों हैं। हो सकता है कमरा नंबर भी बताया हो, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो पति आता है और अब चूंकि रंगे हाथों पकड़ने का वक्त आ गया है तो पति जो है रिसेप्शन में जाकर पता करता है, अपना परिचय बताता है, सब कुछ बताता है और अपनी पत्नी के कमरे तक पहुंचता है। वहाँ दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, कॉलिंग बेल बजाया जाता है। जैसे ही घंटी बजती है, अंदर बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी जो है वो नज़र आ जाते हैं और इस तरह से पत्नी जो है वो रंगे हाथों अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है। अब आप सोचिए, इस तरह ऐसा जो सिचुएशन होता है वहाँ आमतौर पर क्या होता है? बहुत तेज़ तीखी लड़ाई, शिकवा, शिकायतें, गाली गलौज, मारपीट, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। हमने इस तरह के 20 वीडियो सोशल मीडिया में देखे हैं। लेकिन दूसरे तमाम केसेस से अलग इस मामले में हस्बैंड जो है वो बिल्कुल शांत है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हें जो करना था तुमने वो कर लिया, अब इसके आगे तुमने क्या सोचा है? तो पत्नी बोलती है कि मैं तो इसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो पति कहता है ठीक है, यहाँ से तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से ख़त्म। लेकिन चूंकि ये सब कुछ हुआ और लोगों को पता होना ज़रूरी है तो इस मामले में पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो पति जो है वहाँ से फिर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस के जो इमरजेंसी नंबर है उस पर पति कॉल करता है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। लक्ष्मी पंत पुलिस की जो इंस्पेक्टर है वो आती हैं अपनी टीम के साथ और आने के बाद पति शिकायत करते हुए बताता है कि ये मेरी बीवी हैं, इनके साथ मेरी फरवरी में शादी हुई थी और सितंबर में आज 30 तारीख है और देखिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ बंद कमरे में ये मौजूद है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। जब पुलिस भी अनश्योर हो जाती है कि मामला एग्जैक्टली वही है जैसा बताया जाता है तो फिर लड़की जो है वो बताती है कि मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और कानून मुझे ये हक देता है कि मैं बालिग होकर किसी के साथ भी कहीं भी जा सकती हूँ, तो इसीलिए मुझ पर तो मेरे पति का कोई ज़ोर चल नहीं सकता और मैं अपने पति से अलग भी होना चाहती हूँ। तो पुलिस चूँकि इस मामले में कोई रिटर्न कंप्लेंट अलग से हस्बैंड नहीं देता है, क्योंकि हस्बैंड ये तय कर चुका होता है कि वो जो है पत्नी से अलग हो जाएगा और पब्लिक व्यू में ये सब कुछ होता है, तो वहाँ से अलगाव करने का ये दोनों फैसला कर लेते हैं। और पुलिस ये कहती है कि सिंस दोनों बालिग हैं और कोर्ट और कानून इसकी इजाज़त देता है तो दोनों अगर रहना चाहें तो साथ रह सकते हैं, हम दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो दोनों पति पत्नी हैं ये दोनों एक ही समाज से हैं, यानी इनकी कास्ट जो है, ज़ात जिसे कहते हैं, वो एक है। तो घर वालों ने चूँकि वो स्वजातीय वर वधू ढूंढते हैं तो अपने ज़ात में उन्होंने वर वधू सर्च किया और सर्च करने के बाद दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो दोनों के घर वालों का मैच जो है वो मिल गया और मिल जाने पर उन्होंने अपने अपने बच्चों की शादी करने का फ़ैसला कर लिया। फरवरी महीने में ये शादी हो गई। लड़की ने अपने इस रिलेशन के बारे में अपने घर वालों को बताया या नहीं बताया, इसके बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें लड़की या लड़का अपने घर वालों को बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद घर वाले जो है उन्हें उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ रहने, शादी करने या जाने देने की इजाज़त नहीं देते। इंस्टेड अपने समाज या लोक लाज की बात करते हुए, उसकी दुहाई देते हुए, परिवार की दुहाई देते हुए वो किसी और लड़के या लड़की से शादी करा देते हैं। तो ये मामला भी कुछ वैसा ही है। लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी अपने ज़ात के एक लड़के से ज़रूर करवा दी, लेकिन लड़की का किसी और से अफेयर था, वो किसी और कास्ट का लड़का था, तो वहाँ शादी हो नहीं सकती थी। शायद लड़की ने अपने घर वालों को बताया भी हो, क्योंकि मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो बिल्कुल घर वालों को उसने हिंट भी ना किया हो और चुपचाप किसी और लड़के से शादी कर ली हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि लड़की ने शायद अपने घर वालों को बताया, लेकिन घर वालों का दबाव ऐसा था कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर जो है किसी और से शादी करनी पड़ी। अब शादी तो करनी पड़ गई, लेकिन लड़की बॉयफ्रेंड को न तो भूल सकी और न ही बॉयफ्रेंड लड़की का पीछा छोड़ रहा था। दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहा और अल्टीमेटली उसका एंड इस तरह से हुआ। इस मामले में अगर मान लीजिए वाकई जैसा हस्बैंड सोच रहा है कि हथौड़ा उसके कत्ल के लिए ख़रीदा गया था, अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो आप समझिए कि यहाँ पर एक और जो है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जैसा केस होने वाला था। लेकिन वो केस जो है वो टल गया। लड़का समझदार था जिसने चीज़ों को सेंस कर लिया, खुद अपने तौर पर जासूसी कर ली और जासूसों को भी पीछे लगा दिया और रंगे हाथों अपनी बीवी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो गया।
तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। अब ऑब्वियस है कि दोनों ऑफिशियली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, तलाक लेंगे, लेकिन जिस तरह से एक इंजीनियर ने, अगर अब तक की कहानी पर यकीन करें, एक लेडी इंजीनियर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की प्लानिंग की थी, उसकी हत्या के लिए हथौड़ा मंगवाया था, और शादी के बाद से ही लगातार अपने पति से दूरी बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो घूम फिर रही थी, वक्त गुजार रही थी। वो अपने आप में कितना ख़तरनाक है और कितना बड़ा धोखा है किसी कमिटेड इंसान के लिए, ये सोचने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि ये धोखा सिर्फ लड़कियां ही देती हैं, इस तरह के अनगिनत मामले हैं जब लड़के भी धोखा देते हैं, लेकिन धोखा किसी को भी मिले वो बहुत दुखद होता है, बहुत तकलीफदेह होती है। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मनीषा जी जो वारदात टीम की प्रोडक्शन की मेंबर है वो छुट्टी पर हैं, तो इसलिए कल जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाया था। आज हाजिर हुआ हूँ। तो आज कुछ कमेंट्स जो हैं, जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस स्टोरी पे किए थे, और वो स्टोरी थी मुंबई की, जिसमें एक कारोबारी की हत्या जो है खुद उसके बेटे ने ही करवा दी थी, और उसके पीछे और भी कहानी है, मिस्ट्री है। तो अगर आप वो जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, ये कुछ लोगों के नाम और कमेंट पढ़ते हैं। मिस्टर अंशु ने कमेंट किया है और इन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, और उन्होंने थैंक यू बोला है उस स्टोरी के लिए। टेंडोल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने थैंक यू बैनर्जी साहब एंड टीम लिखा है, अक्सर ये यही लिखती हैं। बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आपका। भास्कर अरगड़े हमारे दर्शक हैं और रेगुलर लिसनर हैं, और साथ में रेगुलर कमेंट भी करते हैं, उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। आप गुलशन खान साहब ने कहा है कि आप एफएम पर कहानी सुनाया करो। कई बार मुझे इच्छा होती है, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं गुलशन जी, आपने शायद मेरे इमोशंस को टच कर दिया है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि काश कि मैं रेडियो जॉकी का भी काम कर पाता, या कोई इस तरह का प्रोग्राम या पेशकश रेडियो पर लेकर आ पाता, लेकिन शायद वो मौका अभी आया नहीं है। देखिए वो कब क्लिक होता है, लेकिन मेरे मन में वो इच्छा है। भूप्स के नाम से एक आईडी है, समथिंग भूप सिंह ऐसा होगा, इन्होंने जय श्री राम लिखा है, बहुत स्वागत आपका। मनोज बारूपाल है, इन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और आपसे मिलने की इच्छा रखता हूं, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो। देखिए मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप मिलना चाहते हैं तो क्राइम तक का जो ऑफिस है वो नोएडा में है, फिल्म सिटी में, आज तक के ऑफिस के साथ में ही है। और आप आने से पहले crimetक@aajtak.com पर प्लीज़ मेरे नाम से मेल कीजिए, हम फिर आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, बात कर लेंगे। आपको मैं कोई टाइम बता दूंगा, फिर आप तशरीफ़ लाइएगा। और ये सब करने की वजह ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी दिन चले आए इस पते पर और मैं अवेलेबल ना हूँ, या मैं मान लीजिए बिज़ी हूँ, मिल ना पाऊँ, तो फिर ऑब्वियसली आपको जितना बुरा लगेगा उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ मेल कीजिए, और मेल करके टाइम फिक्स करते हैं, फिर ज़रूर आइए, मिलिए। स्वागत है आपका, साथ में चाय पियेंगे। पवन कुमार जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। सीपी गिल साहब का कमेंट है, और इसके अलावा संदीप कुमार, अलीशा परवीन, पीके चंद्रा, रिकी सलारिया, सागर सिंह, राव साहब, जगदीश के चांडेगड़ा साहब, अशोक शुक्ला जी हैं, राघवेंद्र तिवारी हैं, और एडुकेशन हब के नाम से काटी है, और मुकेश शर्मा जी भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि सारे लोगों का नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, तो आज इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। कोशिश तो होगी कि कल हाजिर हो जाऊँ, लेकिन कल भी मनीषा नहीं है, देखिए मैं आ पाता हूँ या नहीं, लेकिन मेरी पुरजोर कोशिश होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार पहले आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली जो मुझे सुनते हैं मेरा इंतज़ार भी करते हैं, और आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे उस बात का एहसास भी होता है, और जब नहीं आ पाता हूं तो गिल्ट भी फील करता हूं। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।